Hello my friend, good morning all of you. How are you? Fine? Okay. I will be teach class 11th physics in this video. In the previous video you are studying measurement of length by direct method. Measurement of length by direct method. Direct method is that method where we can approach both ends for measurement. Okay. In this method we are used the device. In this method we are used the instrument or device. First, meter scale. Meter scale is measured the minimum value of 0.1 centimeter or 1 mm. And vernier calipers measured 0.1 mm. Screw gauge are measured 0.01 mm. This is the smallest resistor. Okay. Measurement of large distance. Measurement of large distance. Measurement of large distance by indirect method. अब बताइए, अगर इनडायरेक्ट मेथड से आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी हो तो क्या, किसी एवरेस्ट की हाइट अगर आपको मेजर करना है या किसी टावर की हाइट मेजर करना है, अगर एवरेस्ट या टावर की हाइट मेजर करना है तो क्या आप मीटर स्केल का यूज करेंगे एवरेस्ट की हाइट मेजर करने के लिए? 30, 50 नहीं करेंगे। आप वर्नियर कैलिपर्स भी नहीं यूज करेंगे, स्क्रू गेज भी नहीं यूज करेंगे। तब आप किसी एवरेस्ट की हाइट को कैसे मेजर करेंगे? आपके पास क्या फिनोमेनन है, कौन सा मेथड है जो आपको एवरेस्ट की हाइट या टावर की हाइट को मेजर करता है? तो यहाँ पर कुछ ऐसे मेथड बनाए गए हैं जिससे एवरेस्ट की हाइट, टावर की हाइट, स्टार की या किसी भी प्लेनेट की डिस्टेंस कितनी है, जैसे अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अर्थ का डायमीटर क्या है, मून का डायमीटर क्या है, इन सभी डिस्टेंसों को मेजर करने के लिए यहां पर कुछ मेथड बनाए गए हैं, ठीक, जिनका हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड इज ट्राइएंगुलेशन मेथड। ट्राइएंगुलेशन मेथड एक प्रकार का ट्रिंगल मेथड है, और ट्रिंगल मेथड में कैसे यूज करते हैं हम लोग? जैसे हमारे पास एक टावर है AB, इस टावर की हाइट है स्मॉल h, और इस टावर की हाइट को मेजर करना है। अब इस टावर की हाइट को कैसे मेजर करेंगे? अब हम इस टावर के पास यहां खड़े हो जाएंगे। ओके, अगर इस टावर के पास खड़े होकर के इस टावर को देखते हैं तो टावर को देखने पर यहां पर कितना एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को मेजर करेंगे। सेक्सटाइल द्वारा एंगल मेजर किया जाएगा। सपोज दैट एंगल कितना है, थीटा। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड AC is also called base. Okay, AB is height of tower. Okay, अगर आपको बेस पता हो, जैसे आपके सामने टावर है, अब टावर है, टावर से थोड़ी दूर आकर के हम उस टावर को देख रहे हैं, तो हमें ये पता है कि हम 5 मीटर या 10 मीटर या 1 किलोमीटर कुछ दूर कितना डिस्टेंस है हम ये मेजर है, बेस हमें मेजर है। अब सपोज करिए बेस हमारा क्या है, x, या कुछ और सपोज कर लीजिए आप, d सपोज कर लीजिए। अगर बेस मेजर्ड है और एंगल ऑफ एलिवेशन हम सेक्सटेंट डिवाइस द्वारा, सेक्सटेंट
इंस्ट्रूमेंट द्वारा अगर हम इस एंगल को मेजर कर ले कितना एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, अगर ये मेजर हो गया तो हमें एंगल पता है, बेस पता है, हाइट निकालना है। तो इस एंगल के लिए हाइट परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए हम लोग tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, तो h इक्वल टू x tan थीटा। तो h इक्वल टू x tan थीटा। यहां पर तीन वेरिएबल है, h x थीटा। थीटा सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया गया था, x आपका बेस है, आपको मेजर्ड है। अगर x और थीटा मेजर्ड है तो आप इस फार्मूले से हाइट मेजर कर लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आपको x मेजर नहीं होता, ना आपको हाइट मेजर होता है, ना आपको x मेजर होता है, तब आपको प्रॉब्लम होती है। तब आप कैसे मेजर करेंगे, तो ट्रायंगुलेशन मेथड में उसे भी पढ़ाया जाएगा। इसे आप राइट करें, when the base is also unknown, suppose that AB is height of tower or Everest, height is denoted by h, okay, AB, A और B, ये A है, ये B है, और ये आपका हाइट है h, ठीक है। अब आपका यहां पर कोई पर्सन यहां पर खड़ा होकर के ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये डिस्टेंस अननोन है, सपोज दैट A से C की डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस अननोन है, हाइट भी अननोन है, A से B की हाइट h है, हाइट भी अननोन है, डिस्टेंस भी अननोन है। तो यहां से एज्यूम करते हैं कि टावर से बनने वाला जो एंगल है वो एंगल θ1। अब θ1 मेजर हो जाएगा। θ1 कैसे मेजर होगा, सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट द्वारा θ1 मेजर हो जाएगा। लेकिन क्या x मेजर है, क्या h मेजर है, नहीं है। तो क्या h इक्वल टू x tan थीटा से ये हाइट मेजर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटीज हैं, अगर दो अननोन क्वांटिटीज हैं तो मेजर नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहां से C से थोड़ा सा टावर की ओर मूव करेंगे। C से सपोज दैट मूव किया D पॉइंट पर, अब मूव किया तो कितना डिस्टेंस मूव किया, स्मॉल d। अब जितना हम मूव करेंगे वो मेजर हम कर लेंगे कि हम यहां से 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कितना डिस्टेंस हमने मूव किया तो वो मेजर हो जाएगी। तो यहां पर d आपका नोन क्वांटिटीज है, लेकिन x और h अननोन, ओके। अब अगर d मेजर हो गया तो यहां से फिर हम ऑब्जर्व करेंगे टावर को, और जब टावर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां फिर एक एंगल फॉर्म होगा, कितना, सपोज दैट θ2 एंगल फॉर्म होगा। अगर θ2 एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये θ1 और θ2 दोनों एंगल सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर कर लिए जाएंगे, ठीक है। अब ये रिमेन डिस्टेंस क्या है, A से C की डिस्टेंस x, C से D की डिस्टेंस स्मॉल d, तो A से D की डिस्टेंस यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक d, तो रिमेन डिस्टेंस x माइनस d, ओके। अब यहां पे फार्मूला लगाएंगे, हाइट आपको मेजर्ड है, x मेजर्ड है। अगर हम ट्रायंगल ACAB देखें, इन ट्रायंगल CAB, अगर CAB देखें और CAB में cot θ1 यूज करें,
क्यों? क्योंकि आपको पता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस थीटा वन के लिए बेस कौन? AC, AC कितना? x, ओके, A से C बेस अपॉन परपेंडिकुलर x, क्रॉस मल्टीपल cot थीटा वन के नीचे कितना होगा? 1 होगा, क्रॉस मल्टीपल x इक्वल टू h cot थीटा 1, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अगला ट्रायंगल यूज करेंगे DAB। ट्रायंगल DAB, अगर DAB में देखें फिर cot थीटा 2 यूज करते हैं। cot थीटा 2 इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका x माइनस डी, हाइट आपका h, cot थीटा 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीपल x माइनस डी इंटू 1, x माइनस डी, h इंटू cot थीटा 2, h cot थीटा 2। ओके, put the value of x from equation first, h cot theta 1, x के प्लेस पे h cot theta 1 माइनस d h cot theta 2, h cot theta 1 move to another side plus change in minus h cot theta 2, minus d move to another side plus d, h is common, cot theta 1 minus cot theta 2 इक्वल टू d। ओके, तो h इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल में कहां चला जाएगा? नीचे, तो h इक्वल टू d अपॉन cot theta 1 माइनस cot theta 2। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? अब इस फार्मूले में आप ध्यान दीजिए, आप D मूविंग डिस्टेंस है, आप C पर स्टैंड थे और C से टावर की ओर आपने मूव किया D तक, तो ये डिस्टेंस स्मॉल d आपने मूव किया है, आपको ये पता है, दिस इज द नोन डिस्टेंस। थीटा 1 और थीटा 2 एलिवेशन एंगल है, अगर थीटा 1 और थीटा 2 एलिवेशन एंगल है तो सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट द्वारा ये मेजर हो जाएंगे। तो D भी मेजर है, थीटा 1 और थीटा 2 भी मेजर है, तो बोलिए इस फार्मूले से हाइट मेजर हो जाएगी, नहीं मेजर हो जाएगी? मेजर हो जाएगी। तो इस फार्मूले को तब यूज किया जाएगा जब हाइट और डिस्टेंस दोनों अननोन हो, और जब हाइट केवल हाइट अननोन हो और डिस्टेंस और मेजर्ड और डिस्टेंस नोन हो, तब आप h इक्वल टू x tan थीटा यूज करेंगे। ओके, राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड द्वारा स्टार की डिस्टेंस, स्टार या प्लैनेट्स का डायमीटर, रेडियस फाइंड किया जाता है। पैरेलैक्स मेथड में केवल एक ही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से आप दूर जाते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए भी है, अगर आप यहां खड़े हैं ए बी के पास, ऑब्जेक्ट के पास, तो आपसे बनने वाला एंगल मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे एंगल आपका कम होता जाएगा। देखिए आप, एंगल और कम, आप और दूर जाते हैं एंगल और कम, आप और दूर जाते हैं एंगल और कम। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से आप बहुत दूर हो जाते हैं तो एंगल धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और बहुत ही ज्यादा दूर जाने पर एंगल अप्रोक्सिमेटली नेगलेक्ट हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब कांस्टेंट हो जाता है। अब फॉर्म में
करिए, अपने कॉपी में बनाइए और बना करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। यहां पर भी वही होगा, जैसे मान लीजिए कभी कोई स्टार है और उस स्टार की हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। अब स्टार को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लोएस्ट स्टार, एक अपर स्टार और एक मिडिल स्टार। अगर हमें लोएस्ट या मिडिल स्टार की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो पैरेलैक्स मेथड यूज होगा। लेकिन अगर अपर डिस्टेंस की, अपर स्टार की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो पैरेलैक्स मेथड नहीं यूज होगा। उसके लिए एक अलग मेथड होता है जो कलर पर बेस्ड होता है, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो सपोज करिए कोई भी स्टार है और वो बहुत दूर स्थित है। दिस इज एफ, फार स्टार। और फार स्टार का मतलब बहुत दूर स्टार। अगर ये बहुत दूर स्टार है तो उससे आने वाली जो लाइट होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, उससे आने वाली लाइट पैरेलल होगी। ठीक है, अब यहां पे एक मिडिल स्टार है और इस मिडिल स्टार की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब अगर इस मिडिल स्टार की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड खड़े होकर के इस स्टार को देखेंगे। अगर लेफ्ट साइड खड़े होकर के इस स्टार को देखें तो लेफ्ट साइड हम खड़े होकर के इस स्टार को देख रहे हैं। अभी ये हमें राइट साइड दिखाई दे रहा। किस साइड दिखाई दे रहा? राइट साइड। और इसका इस कांस्टेंट डायरेक्शन से बनने वाला एंगल क्या है? φ1। अगर ये एंगल φ1 है तो ये एंगल भी कितना होगा? φ1 होगा। अब हम अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे और हम मूव करते हुए ध्यान दीजिएगा, और हम मूव करते हुए यहां पहुंच जाएंगे। अब ये हमारी दो पोजीशन हो गई, ए और बी। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम बेस कहते हैं। अब अगर यहां से हम स्टार देखेंगे तो स्टार हमें अलग डायरेक्शन लेफ्ट साइड दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में ये दिखाई दे। और इस कांस्टेंट डायरेक्शन से बनने वाला एंगल है φ2। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? φ2। तो यहां टोटल एंगल कितना फॉर्म हो गया? एज्यूम करते हैं थीटा। यहां टोटल एंगल फॉर्म हो गया थीटा। ठीक, थीटा इक्वल टू φ1 प्लस φ2। φ1 और φ2 फिक्स्ड डायरेक्शन से एंगल है। थीटा इक्वल टू φ1 प्लस φ2 और φ1 और φ2 किसी फिक्स्ड डायरेक्शन से एंगल। अब एज्यूम करिए ए से एस की डिस्टेंस, ए से एस की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r है। कितनी है? r। ठीक, अब ये बहुत दूर है ये स्टार, तो ये आपका एक आर्क बन जाएगा ऐसे, ये आपका आर्क हो जाएगा। और इस आर्क की लेंथ अप्रोक्सीमेटली, इस आर्क की जो लेंथ होगी वो b है। इस आर्क की जो लेंथ है वो b है। अब डिस्टेंस आपकी आर्क की लेंथ b है और डिस्टेंस क्या है? r। तो एंगल इज इक्वल टू
r upon radius. What is angle? Theta. What is r? b. What is radius? r. तो r equal to b upon theta. b is the length of base which is measured. आपको ये लेंथ मेजर कर लिया जाएगा। और थीटा जो एंगल है, ये थीटा फिक्स डायरेक्शन से एंगल बनता है φ1 प्लस φ2। φ1 और φ2 को मेजर करके थीटा भी मेजर हो जाएगा। सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट द्वारा φ1 और φ2 मेजर कर लिया जाएगा, और जब φ1 और φ2 मेजर कर लिया जाएगा तो थीटा भी मेजर हो जाएगा। इसी थीटा को पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। और ये पैरेलैक्स एंगल किसी एक ऑब्जेक्ट पर बनने वाला एंगल होता है। किसी एक ऑब्जेक्ट, किसी एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल है, लेकिन कितने पोजीशन से? दो अलग अलग पोजीशन से। क्या एक डायरेक्शन में इधर से राइट है तो इधर से लेफ्ट है। दो अलग अलग पोजीशन में बनने वाला किसी एक पॉइंट पर एंगल है। दो अलग अलग पोजीशन से दो अलग अलग डायरेक्शन, इधर राइट तो इधर लेफ्ट। दो अलग पोजीशन से दो अलग डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल होता है उसी को पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। आप सब देखिए, यहाँ पर ए से आपने क्या देखा? राइट साइड। बी से आपने कहा देखा? लेफ्ट साइड। राइट लेफ्ट दो डिफरेंट डायरेक्शन, दो डिफरेंट पोजीशन, एक फिक्स्ड पॉइंट पर जो बनने वाला एंगल है यही पैरेलैक्स एंगल है। इसीलिए पैरेलैक्स एंगल की डिफिनेशन होती है, पैरेलैक्स एंगल इज एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पॉइंट एस। एक पॉइंट का दो डायरेक्शन से ऑब्जर्वेशन करने पर जो एंगल बनता है वही पैरेलैक्स एंगल है। बाय एन ऑब्जर्वर फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशन एट डिस्टेंस b। ओके, तो डिस्टेंस, बेस की डिस्टेंस थीटा मेजर करने से आर आपका स्टार की डिस्टेंस मेजर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम अर्थ। अर्थ से स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करिए ये स्टार है और आप अर्थ पर खड़े हैं और आप अगर इसको देख रहे हैं अर्थ से, तो अर्थ से देखने पर आपको क्या राइट साइड, मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। ईस्ट डायरेक्शन में आपको दिख रहा है स्टार। अब आप थोड़ा सा मूव करके आगे गए, फिर आप देख रहे हैं, फिर भी आपको ईस्ट दिख रहा है। फिर आप मूव करके थोड़ा और आगे गए, फिर भी आपको ईस्ट दिख रहा है। जैसे सनराइजेस के टाइम आप सन को देखिए। अब मान लीजिए सुल्तानपुर में है, आप सन को देख रहे हैं, मॉर्निंग में आप 6:30 आपको ईस्ट में दिख रहा। आप सुल्तानपुर से चलिए, आप मूव करते हुए 7:30 पर आप हैदराबाद में पहुंच जाइए, तब भी आपको सन किधर दिखेगा? ईस्ट में ही दिखेगा। तो क्या डायरेक्शन चेंज? नहीं चेंज। तो पैरेलैक्स एंगल फाइंड करने के लिए दो डिफरेंट डायरेक्शन, दो डिफरेंट पोजीशन से किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर बननी चाहिए। तो कैसे बनेगी? तो यहां पर अर्थ, तो हम ध्यान दें, अर्थ ये हमारा स्टार है, ये हमारा सन है, सन सन। और अर्थ जो है इस सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मूव करती है। अर्थ, ये अर्थ, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से हम अर्थ के सरफेस से इस स्टार को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अर्थ के सरफेस से इस स्टार को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एज्यूम करते हैं डिस्टेंस क्या है, आर। ऑब्जर्व किया और इसके ऊपर के स्टार से इसका एंगल यूज करते हैं, क्योंकि जो अपर स्टार होते हैं उनसे आने वाली लाइट की डायरेक्शन कांस्टेंट होती है। सपोज करते हैं यहां एंगल कितना रहेगा, फाइव। अब अर्थ सन के अराउंड मूव करेगी, और जब मूव करेगी तो
वह अपना एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 1 ईयर में। अर्थ सन के अराउंड अपना पूरा एक साइकिल 1 ईयर में पूरा करती है, एक साल में एक चक्कर लगाती है। तो ये हाफ साइकिल जब मूव करेगी, सपोज करिए ये अर्थ जब मूव करेगी हाफ साइकिल, इधर आधा चक्कर यहां से मूव करते हुए यहां पर जब जाएगी तो आधा चक्कर, और इस आधे चक्कर में हाफ साइकिल में कितना टाइम लगेगा? 1 ईयर में पूरा साइकिल होता है, तो हाफ साइकिल में 6 मंथ, और 6 मंथ बाद ये अर्थ यहां पहुंच जाएगी। और जब आप अब इस स्टार को ऑब्जर्व करेंगे तो डायरेक्शन अब आपको यहाँ ईस्ट में दिखाई दे रहा था, तो आप यहां से आपको वेस्ट में दिखाई देने लगेगा। 2 डिफरेंट डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। और जो फॉर स्टार है वहां से मान लीजिए आने वाले यहाँ लाइट का बनने वाला एंगल क्या है? 5, तो यहां से आप एक लाइन ड्रा कर लें ऐसे। तो अगर ये लाइन ड्रा कर ले, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल φ1 है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा? φ1। ये एंगल φ2 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? φ2। और टोटल एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। और फिर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2। अब φ1 और φ2 सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लिए जाएंगे, और जब सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट से φ1 और φ2 मेजर हो जाएंगे तो थीटा अपने आप मेजर हो जाएगा। ओके, और थीटा अगर मेजर हो गया, तो आप देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ? यू नो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ length. It is defined, the average distance between sun and earth is known as 1 astronomical. सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है, दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल। रिपीट, सन से अर्थ 1 एस्ट्रोनॉमिकल। दिस इज रेडियस 1 AU। दिस इज रेडियस 1 AU। व्हाट इज द डायमीटर? 1 AU, 2 AU, 2 astronomical. This is base. ओके, 2 डिफरेंट पोजीशन है, 2 डिफरेंट पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेस है, ये आपका B है, ये आपका R है, ये आपका थीटा है। और एंगल इक्वल टू R अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू R अपॉन रेडियस। R का आपका क्या है? B, रेडियस क्या है? R। एंगल इक्वल टू R अपॉन रेडियस, तो R इक्वल टू B अपॉन थीटा। व्हाट इज B? B इज द डिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट पोजीशन एंड दिस वैल्यू इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, 2 AU एंड थीटा। R इक्वल टू 2 AU अपॉन थीटा। थीटा सेक्सटेंट यूनिट द्वारा मेजर किया जाएगा। किसमें मेजर किया जाएगा? रेडियन में। किसमें? रेडियन में। रेडियन में मेजर करके यहां वैल्यू रख देंगे और रखने के बाद कैलकुलेट करके स्टार की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक, ओके। राइट करिए। फिजिक्स में कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, कभी कभी कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे लेजर, मेजर, रेडार, सोनार। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म। लेजर और मेजर में केवल डिफरेंट एक वर्ड है, एल और एम। एल मींस लाइट और एम मींस माइक्रोवेव। ओके, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडार में RA का मतलब, रेडार में RA इन दोनों वर्ड का मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ओके, और सोनार में SO का मतलब साउंड, SO का मतलब साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग।
लेजर और मेसर एक हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। लेजर और मेसर एक हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। रेडार एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज की जा रही है, मोबाइल फोन, टेलीविजन, ठीक। सोनार में साउंड वेव यूज की जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ये एक साउंड वेव है। और इसमें कौन सी साउंड यूज की जाती है? अल्ट्रासाउंड वेव्स। कौन सी वेव्स? अल्ट्रासाउंड वेव्स। और ये क्या करती है? ये उन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है जो पानी के अंदर रहते हैं। टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। जैसे पानी के अंदर कोई शिप चल रही है, वो शिप कहां है उसको फाइंड करता है। अंदर कोई रॉक वगैरह है, उसकी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सोनार यूज किया जाता है, ठीक। अब ये इन तीनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट यूज होती है जिसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट स्मॉल c इक्वल टू 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज होती है जिसकी वाटर में अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1450 मीटर पर सेकेंड होती है। ये सभी इको मेथड पर यूज वर्क करते हैं। इको मेथड क्या है? जैसे यहां पर कोई एवरेस्ट या कोई रॉक या कोई वॉल, कोई भी हार्ड सरफेस है, यहां पर कोई बच्चा है और वो बच्चा चिल्लाया तो साउंड गई और वो साउंड जाकर के उस हार्ड सरफेस से टकराई और टकराने के बाद साउंड रिटर्न हो गई और रिटर्न होने के बाद आपके कान पर आई, आपको फिर से सुनाई दी। तो जो रिपीटेड साउंड होती है आफ्टर रिफ्लेक्टेड साउंड होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो कान पर आती है वही साउंड आपकी इको कहलाती है। जैसे आप घर में बोल रहे हैं, आपने बोला हेलो तो रिपीट होकर के फिर से हेलो आ गया, तो वही हेलो जो रिपीटेड हेलो है वो आपका इको हो गया। ओके, तो मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस है d, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस d, फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस d। अब हम लोग टाइम वॉच करते हैं कि यहां से यहां तक जाने में और फिर से आने में, यहां साउंड को सोर्स से सरफेस तक जाने में और यहां से आने में टोटल टाइम t है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और जाने का जो डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक d, फिर लौट के आया d, तो गया भी d आया भी d, तो टोटल हो गया 2d। डिस्टेंस, स्पीड d और टोटल टाइम मेजर करेंगे t, तो 2d इक्वल टू v इनटू t, d इक्वल टू v इनटू t बाय 2। ये फार्मूला आपका यूज होगा इको मेथड। अब इको मेथड में यूज होता है साउंड पर बेस्ड है, यही फार्मूला सोनार में यूज होगा। लेकिन जब इसी फार्मूले को हम लोग लेजर, मेसन और रेडार में यूज करेंगे, तो लेजर, मेसन और रेडार में यूज करने के लिए फार्मूला हो जाएगा स्मॉल सी, वेलोसिटी की जगह स्पीड ऑफ लाइट स्मॉल सी इंटू टी अपॉन 2, और सी की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस आपको पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।